हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रो अप। तो आज का टॉपिक है थॉमस हॉब्स। हमारा मेन टॉपिक है थॉमस हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उससे पहले हम जानेंगे इसके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन। सो व्हेन वाज ही बॉर्न एंड कैसे इन्वायरमेंट से वो आए, हम उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। So Thomas Hobbes was born on 5th April 1588 in Westport, Wiltshire, इंग्लैंड। ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। 1588 में क्या हुआ था कि स्पेन ने इंग्लैंड को अटैक कर दिया था। ये कब हुआ था? ये हुआ था थॉमस हॉब्स के जन्म के पहले। ओके, सो स्पेन गॉट डिफीटेड बट एटमॉस्फेयर बिकेम केओटिक इन इंग्लैंड। सो इंग्लैंड ने स्पेन को हरा तो दिया था, मगर इंग्लैंड में जो केओस हुआ था इस वॉर के वजह से, उसका बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ा था। किस पर? थॉमस हॉब्स पर। इस डर के वजह से जब एक एनवायरनमेंट, एक डरावना एनवायरनमेंट हो जाता है, तो सबको जीने या मरने का ख्याल आता है कि हम जी पाएंगे आगे जाके। तो इसी ख्याल किसको आया था? थॉमस हॉब्स के मदर को। उन्होंने क्या किया था कि थॉमस हॉब्स मदर गेव प्री मैच्योर बर्थ टू हिम बिकॉज ऑफ फियर ऑफ स्पेनिश आर्माडा। उसके मदर ने क्या किया था? प्री मैच्योर बर्थ दे दिया था। क्यों? डर के मारे। ठीक है, तभी उसी पीरियड में रेनेसा का पीरियड चल रहा था। ठीक है, सो बाय दिस टाइम रेनेसा हैड स्प्रेड इन यूरोप। यूरोप में रेनेसा मीन्स रीबर्थ। ठीक है, पूरा स्प्रेड हो चुका था। थॉमस हॉब्स ने क्या कहा था कि आई एंड फियर वॉज बॉर्न टुगेदर। थॉमस हॉब्स को ऐसा लगता था कि मैं और फियर मतलब डर एक साथ जन्मे, बिकॉज इंग्लैंड का कंडीशन तब बहुत ही डरावना था। बिकॉज वहाँ पे वार चल रहा था, लोग डरे हुए थे कि वो जिएंगे कि मरेंगे। इस वजह से क्या हुआ कि आई एंड फियर वॉज बॉर्न टुगेदर। ये किसने कहा था? थॉमस हॉब्स ने। तो आप देख सकते हैं कि थॉमस हॉब्स का जो लाइफ का जो शुरुआती था, उसी में डर के साथ ही वो पैदा हुआ था। तो आपको इस बात से पता चल रहा है कि उस पर कैसा इम्पैक्ट पड़ा होगा, कैसा डर। ऐसा वॉर सिचुएशन में नॉर्मली पीपल लाइक मेंटली वो लोग, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, उनके सोच में बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि ऐसे सिचुएशन में। इसीलिए थॉमस हॉब्स का आगे जाके जब हम पढ़ेंगे उनका फिलोसॉफी, तो हम इसका इम्पैक्ट उस पर देख सकते हैं। सो नेक्स्ट इज Thomas Hobbes was the son of a minor clergyman. Clergyman मतलब priest, ठीक है, who abandoned the family in his early years. तो थॉमस हॉब्स के जो पिताजी थे, उन्होंने क्या किया था? अपने फैमिली को छोड़ के चले गए थे। क्यों चले गए थे? थॉमस हॉब्स के जो पिताजी थे, उनके कैरेक्टर वो थोड़े से हॉट टेम्पर्ड थे। ठीक है, तो क्या हुआ था कि उनका एक अनदर क्लर्जीमैन के साथ क्या हुआ था? झगड़ा हो गया था। ठीक है, झगड़ा होने के कारण क्या हुआ था? उन्होंने अपने फैमिली को ही छोड़ के वो चले गए थे। ठीक है, कहाँ चले गए थे? लंदन में। नेक्स्ट क्या हुआ कि थॉमस हॉब्स को अब किसने बड़ा किया? थॉमस हॉब्स को बड़ा किया उनके अंकल ने। ठीक है, प्रॉस्परस अंकल। ओके, हु सेंट हिम टू ऑक्सफोर्ड फॉर हायर एजुकेशन। उनके अंकल ने उनको क्या किया था? हायर एजुकेशन के लिए ऑक्सफोर्ड में भेजे थे एट द एज ऑफ 15। एट द एज ऑफ 15 फिर क्या हुआ? आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडीज, जब थॉमस हॉब्स ने अपना स्टडीज कंप्लीट कर लिया था, उन्होंने एक कैवेंडिश फैमिली को ट्यूशन दिया था। कैवेंडिश फैमिली का एक बेटा था जिनको उन्होंने ट्यूशन दिया था। कैवेंडिश मीन्स रॉयल फैमिली। ओके, उन्होंने क्या किया था? उनको ट्यूशन दिया था। इसीलिए क्या हुआ कि थॉमस हॉब्स को एक मतलब मोनार्की के लिए बोलते हैं ना, एक सॉफ्ट कॉर्नर था, क्योंकि उन्होंने रॉयल फैमिली के बेटे को ट्यूशन दिया था और उनके साथ उनका रिलेशन अच्छा बन गया था। इसीलिए उनको मोनार्की के लिए उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर था। ओके, फिर क्या हुआ कि बिटवीन 1610 to 1615 हॉब्स एंड हिज प्यूपिल, हॉब्स डबल बी, एंड हिज प्यूपिल विलियम कैवेंडिश। कौन था विलियम कैवेंडिश? जो मैंने अभी बताया कि जिसको वो ट्यूशन देता था। ठीक है, कैवेंडिश फैमिली का बेटा वेंट ऑन अ यूरोपियन टूर where he met Galileo and other leading scientific and literary figures. तो वो कहाँ गए थे? एक टूर में गए थे जहाँ पे उनका मुलाकात हुआ किससे? गैलीलियो एंड अदर साइंटिफिक एंड लिटरेरी फिगर्स। तो इनके साथ मुलाकात होने के बाद एक प्रोफाउंड इफेक्ट पड़ा। किस पर पड़ा प्रोफाउंड इफेक्ट? थॉमस हॉब्स पर। ठीक है, इन शेपिंग हिज फिलोसॉफी, जो हम आगे जाके देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है कि इंग्लिश सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था। कब? 1642
टू 1651 तक चला था इंग्लिश सिविल वॉर। अब ये क्या है इंग्लिश सिविल वॉर? ये वॉर था बिटवीन मोनार्की एंड पार्लियामेंट, ठीक है, मोनार्की एंड पार्लियामेंट। सो मोनार्की मीन्स कैथोलिक्स एंड पार्लियामेंट जो थे वो प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। तो जब ये वॉर चल रहा था तो इंटरनल सिचुएशन कैसा था? केओटिक था, अनस्टेबल था, ठीक है। उनमें एक वॉर चल रहा था कि मोनार्की होगा कि पार्लियामेंट लाइक डेमोक्रेसी होगा, ओके। सो चार्ल्स वन वॉज beheaded एंड मोनार्की एबोलिश्ड। तो चार्ल्स वन को हरा दिया गया था और मोनार्की को एबोलिश कर दिया गया था। इसका मतलब क्या हुआ था कि मोनार्की हार गया था एंड पार्लियामेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड। तो जब सिविल वॉर चल रहा था तब हॉब्स फ्ली टू फ्रांस। हॉब्स कहाँ चले गए थे? फ्रांस में चले गए थे एंड केम बैक आफ्टर सिविल वॉर। ही केम बैक आफ्टर सिविल वॉर बट कॉन्फ्लिक्ट वॉज स्टिल रिलेवेंट। कॉन्फ्लिक्ट फिर भी चल रहा था, ठीक है। हॉब्स रियलाइज दैट this M means monarchy and P means parliament, okay, is fighting for political authority. monarchy and parliament क्यों fight कर रहे थे? वो fight कर रहे थे for political authority, okay, because they don't know, उनको पता नहीं है कि why we need state, हमें state क्यों चाहिए, ठीक है, why we should obey it, हमें state को क्यों obey करना चाहिए, and how life will be without state, अगर state नहीं होगा तो हमारा life कैसा होगा। ये 3 जो questions थे, these are the important questions जो आंसर किए थे। किसने आंसर किए थे? थॉमस हॉब्स ने। कहाँ पर? उनके बुक लेवियाथन, ओके, जो उन्होंने लिखी थी 1651 में। that is based on scientific principle. Remember this कि he wrote the book Leviathan 1651 में scientific principle to answer these questions. उन्होंने अपने book Leviathan में ये तीनों questions के आंसर दिए थे। क्या है 3 questions? Why we need state, हमें state क्यों चाहिए, why we should obey it, हमें क्यों obey करना चाहिए state को या respect करना चाहिए state को, and how life will be without state, state के बिना लाइफ कैसा होगा। तो ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर थॉमस हॉब्स ने दिया था अपने बुक लेवियाथन में। ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिए बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम और शॉर्ट क्वेश्चंस। सो जो बुक था लेवियाथन, उस बुक में वो आर्ग्यू करते हैं फॉर अ स्ट्रॉन्ग सोवरेन स्टेट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सोवरेन स्टेट मतलब स्टेट होगा सबसे पावरफुल, ओके। उन्होंने क्या कहा कि एक एब्सोल्यूट पावर होगा, ठीक है, मीन्स एब्सोल्यूट मोनार्की होगा, मीन्स एक के हाथों पे पावर होगा, ठीक है। ही वॉज अ बिलीवर ऑफ मोनार्की। वाई? इन द प्रीवियस कुछ मिनट पहले ही मैंने कहा था कि वो एक कैवेंडिश फैमिली के एक बच्चे को पढ़ाते थे एंड तभी से वो मोनार्की पे ज़्यादा बिलीव करते थे। ही वॉज वो क्या था कि वो मोनार्की से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, इसीलिए वो एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए कि एब्सोल्यूट मोनार्की रहेगा, लोग अपना सारा राइट्स दे देंगे, बट ओनली वन राइट जो आप लोग नहीं देंगे वो है राइट टू लाइफ। नेक्स्ट है कि थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग एंड अर्ली डेमोक्रेटिक व्यू। तो यहाँ पे है एक साइड है कि डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग एंड इधर पे है कि अर्ली डेमोक्रेटिक व्यू। दोनों को ही वो रिजेक्ट करते, वो किसी को भी सपोर्ट नहीं करते। डिवाइन राइट्स ऑफ किंग मतलब जो किंग को ही गॉड माना जाता था, मतलब ऐसा कहा जाता था कि गॉड ने ही किंग को भेजा है टू रूल, ठीक है, वो गॉड का ही एक लाइक परछाई है, ऐसा बोला जाता था, ठीक है। तो उन्होंने किसी को भी सपोर्ट नहीं किया। So in rejecting both of these views, Hobbes occupies the ground of one. वो क्या करते हैं? एक चीज़ को वो सपोर्ट करते हैं which is both radical and conservative. अब radical and conservative की तो दोनों opposite words है, ठीक है, तो ये दोनों को ही सपोर्ट करते हैं हॉब्स। ये आपको confusing लग सकता है बट it's not at all confusing अगर आप ठीक से इसको पढ़ेंगे तो। क्या है कि radical conservative दोनों को ही वो सपोर्ट करते हैं। कैसे? हम देखेंगे पहले उनका रेडिकल व्यू। वो रेडिकली क्या कहते हैं कि देयर विल बी इक्वालिटी ऑफ पावर एंड नो सिंगल इंडिविजुअल शुड बी इन्वेस्टेड विथ एनी एसेंशियल ऑथोरिटी। वो कहते हैं रेडिकल, जैसे हम रेडिकल सोचते हैं कि सबके पास इक्वल पावर होगा, ठीक है, किसी एक के पास अगर पावर होगा, पूरा पावर होगा, तो वो क्या करेगा? वो दूसरों को दबाएगा, वो दूसरों को मतलब क्या एक्सप्लॉइट करेगा, ठीक है। तो रेडिकली अगर हम सोचें तो हॉब्स ने भी ऐसा ही सोचा कि कोई भी सिंगल इंडिविजुअल के पास कोई पावर नहीं होगा। क्या होगा? पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। वाइल एट द सेम टाइम
एट द सेम टाइम मेंटेनिंग द कंजर्वेटिव पोजीशन, उन्होंने एट द सेम टाइम ये भी कहा कि अगर हम कंजर्वेटिव व्यू पॉइंट से सोचें तो क्या होगा, that the monarch which he called the sovereign means the supreme must be ceded absolute authority if society is to survive। अगर सोसाइटी को सर्वाइव रखना ही, अगर सोसाइटी को जिंदा रखना है तो किसी एक को पावर देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दिए तो सोसाइटी नहीं रहेगा, स्टेट नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। तो दोनों ही मतलब वो दोनों ही व्यू रखते हैं, रेडिकल व्यू से भी वो सोचते हैं, कंजर्वेटिव व्यू से भी वो सोचते हैं। मगर कंजर्वेटिव व्यू में वो कहते हैं कि हाँ पावर एक के हाथ में होगा बट हम अपना राइट टू लाइफ किसी को नहीं दे सकते। ठीक है, ओके। तो ये हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट थॉमस हॉब्स। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा नीचे दिए गए लिंक में। ठीक है, आपको इसका पूरा नोट्स मिल जाएगा फॉर योर एग्ज़ाम्स। अगर आप बीए में ऑनर्स कर रहे हैं फॉर थर्ड ईयर, आपको ये टॉपिक उसमें आएगा आपके थर्ड ईयर बीए ऑनर्स में, एंड आपको पूरी नोट्स मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, सो आज हम डिस्कस करेंगे थॉमस हॉब्स के बारे में, उनका ह्यूमन नेचर के बारे में थॉमस हॉब्स ने क्या कहा है। ठीक है, ह्यूमन नेचर के बारे में थॉमस हॉब्स कहते हैं कि लाइफ ऑफ मैन इज अ कंटिन्यूअस सर्च फॉर पावर आफ्टर पावर विच कीजेस ओनली विथ हिज डेथ। थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं कि ह्यूमन जो होते हैं वो हमेशा पावर मतलब प्लेजर, हमेशा उनको उसका सर्च होता है, कभी वो रुकते नहीं है। अगर हम उनको एक चीज़ दे दें कल वो दूसरा मांगेंगे, अगर हम उनको 2 चीज़ दे दें कल वो 3 मांगेंगे, अगर हम 3 दे दें उनको 4 चाहिए, कभी रुकते ही नहीं है। ठीक है, ह्यूमंस, सो दे ऑलवेज सर्च फॉर पावर आफ्टर पावर विथ कीजेज ओनली विथ हिज डेथ। और ये कब खत्म होता है, जब उनका डेथ होता है, उससे पहले ह्यूमंस नेवर स्टॉप्स। ओके, ये कौन कहता है, ये थॉमस हॉब्स कहते हैं अबाउट ह्यूमन नेचर। ओके, सो ही अप्लाइज RCM। RCM का फुल फॉर्म क्या है, रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड। ठीक है, ये मेथड अपनाते हैं कौन, थॉमस हॉब्स। RCM का मेथड अपनाते हैं टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन नेचर। वो ह्यूमन नेचर के जो फंडामेंटल कैरेक्टर है, जो उनके हिसाब से वो बहुत पावर सीकिंग होते हैं, उनको वो कैसे एक्सप्लेन करते थ्रू दिस मेथड नोन एज RCM. Okay. Now, French mathematician and philosopher Descartes, okay, has shown how scientific method can be used in social sciences. ठीक है, उन्होंने दिया है कि social sciences हम scientific method को कैसे यूज करेंगे to understand human nature according to Thomas Hobbes. Okay. पहले क्या कहते हैं कि ऑब्जर्व द फेनोमेना, जो भी फेनोमेना है पहले उनको ऑब्जर्व करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइड द फेनोमेना इनटू सिंपलर एलिमेंटल पार्ट्स। ठीक है, एलिमेंटल पार्ट्स, जो भी फेनोमेना है उनको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देन क्या करेंगे, एस्टैब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज किस कारण की वजह से वो हो रहा है, एंड इफेक्ट उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसको उसका जो रिलेशनशिप है उनको हम एस्टैब्लिश करेंगे। दिस वे, ये 3 स्टेप्स से हम क्या कर सकते हैं, हम ह्यूमन नेचर को डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स एक्सप्लेन्स रीजन बिहाइंड पावर सीकिंग नेचर ऑफ मैन। वो क्या एस्टैब्लिश करते हैं कि क्या रीजन है ह्यूमन का, लाइक ये बिहेवियर के पीछे कि वो पावर सीकिंग है, उनको हमेशा पावर की ज़रूरत है, उनको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है, जितना दो उतना चाहिए होता है। तो ये ही वो एक्सप्लेन करते हैं कि ह्यूमन नेचर ऐसा क्यों होता है थ्रू दिस मेथड। ओके, सो लाइक एनीथिंग इन यूनिवर्स, ह्यूमन ब्रेन आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन जो होता है अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स, वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो साइंटिफिक मेथड अपनाते हैं तो वो इसीलिए साइंस के कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि ह्यूमन ब्रेन्स जो है वो किससे बने हैं, पार्टिकल्स से बने हैं। ठीक है, सो पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक स्टेट ऑफ मोशन में रहते हैं, वो हमेशा देर नेवर कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो मैन इज अलाइव, सो जब तक मैन जिंदा होता है पार्टिकल्स रिमेन इन स्टेट ऑफ मोशन। पार्टिकल्स क्या होता है, जब तक मैन जिंदा रहेगा उनका ब्रेन में जो पार्टिकल्स होगा अकॉर्डिंग टू हिम वो हमेशा इन अ मोशन होगा, हमेशा वो मूव करता रहेगा, और जब तक वो मूव करता रहेगा तब तक वो पावर को सीक करने की आशा रखेंगे। ठीक है, तब तक उसे पावर चाहिए होगा, जब तक वो मूव करता रहेगा। और कब वो बंद होगा मूव करना, ओनली व्हेन ही इज नो मोर, जब उनका डेथ हो जाता है तभी वो बंद होता है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, सो क्या कहते हैं कि थॉमस हॉब्स कहते हैं कि देयर आर बेसिकली 2
मोशंस, ठीक है. वन इज इंक्लिनेशन एंड वन इज एवर्शन. इंक्लिनेशन क्या है? जो हमें प्लेजर देते हैं, जो जनरेट्स मोशन ऑफ लव, जो हमें लव देते हैं, मीन्स इट्स अ पॉजिटिव मोशन. ओके. नेक्स्ट इज एवर्शन. व्हाट इज एवर्शन? ये हमें पेन देता है, ठीक है. इमोशन ऑफ एवर्शन, ये हमें पेन देता है. एक हम देख सकते हैं कि इंक्लिनेशन जो हमें लव दे रहे, नेक्स्ट इज पेन. ओके, दीज आर द टू टाइप ऑफ मोशंस. फिर क्या कहते हैं थॉमस हॉब्स कि मैन इज नॉट सेटिस्फाइड वंस, ठीक है. सेटिस्फैक्शन ऑफ वन प्लेजर गिव राइज टू सीकिंग फॉर अनदर, ठीक है. जैसे मैंने कुछ देर पहले ही कहा कि इंसान कभी एक चीज से कभी वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, ठीक है. मैंने आपको एक कपड़ा दिलाया आज, कल जाके बोलेंगे हमें 2 चाहिए, फिर आप बोलेंगे हमें 3 चाहिए. आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, ठीक है. ये कौन कहते हैं? थॉमस हॉब्स. पावर इज अ मीन टू ऑब्टेन द थिंग. अब कैसे हमें मिलेगा, ठीक है, कैसे मिलेगा हमें प्लेजर? प्लेजर के लिए तो हमें पावर चाहिए ना. विदाउट पावर हम कैसे इसको पा सकते हैं? सो पावर इज द मीन टू ऑब्टेन द थिंग विच गिव अस प्लेजर, ठीक है. पावर के बिना हम कभी भी प्लेजर नहीं अपना सकते. अगर हमारे हाथ में पावर नहीं है, ठीक है, तो हम कैसे अपना प्लेजर को कैसे वो करेंगे, ठीक है, अगर हमारे हाथ में पावर ही नहीं होगा. कैसा पावर? कोई भी पावर हो सकता है. इकोनॉमिक पावर हो सकता है, पॉलिटिकल पावर हो सकता है, फिजिकल पावर हो सकता है, ठीक है. कोई भी पावर हो सकता है जिससे हम प्लेजर को अपना सकते हैं. ओके. सो हेंस द लाइफ ऑफ मैन इज अ कंटिन्यूअस सर्च फॉर पावर, कि इंसान जो है वो हमेशा पावर के पीछे भागता ही रहता है. विच एंड्स ओनली विथ हिज डेथ. तो ये जो मैंने लाइन पहले कही थी, ये अभी ऐसे प्रूव हो गया, ठीक है. ये लाइन जो मैंने पहले भी लिखा था, ये प्रूव हो गया कि इंसान जो है वो पावर के पीछे भागता ही रहता है, उनको चाहिए ही होता है कुछ ना कुछ. ये कौन कहता है? थॉमस हॉब्स कहता है ह्यूमन नेचर के बारे में, कि ह्यूमन ऐसे ही होते हैं, ठीक है. इसीलिए क्या होता है कि जब तक उनका मौत नहीं होगा, जब तक ही इज नॉट डेथ, ओके, ये सर्च फॉर पावर आफ्टर पावर भी कभी भी बंद नहीं होगा. मीन्स प्लेजर आफ्टर प्लेजर. ओके. तो अभी हम देखेंगे ह्यूमन नेचर के बारे में जो थॉमस हॉब्स राय रखते थे. तो हम कुछ कोटेशंस देखेंगे. ये आप ऐड कर सकते हैं जब आप नोट्स लिखेंगे, ठीक है, स्पेशली फॉर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस. जब आप नोट्स लिखेंगे, अगर ये कोटेशंस अगर आप नोट्स के बीच बीच में ऐड करेंगे, जब आप टॉपिक देंगे ह्यूमन नेचर ऑफ थॉमस हॉब्स, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है. क्या है पहला टॉपिक? पहला कोट्स. The condition of man is a condition of war of everyone against everyone. क्यों ऐसा कहा है थॉमस हॉब्स? क्योंकि war of everyone against everyone. क्यों? क्योंकि हर एक इंसान को तो पावर चाहिए. अब हर एक इंसान को तो पावर नहीं मिलेगा ना, किसी एक को मिलेगा, ठीक है. तो हर एक इंसान को तो फुल प्लेजर नहीं मिल सकता, ठीक है. अगर मुझे अभी बहुत ज़्यादा अगर मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा पावर है, तो मे बी मेरे से थोड़ा सा कम आपके पास पावर होगा, तो उससे क्या होगा? आपको जेलसी फील होगा. आपको लगेगा कि मेरे पास ज़्यादा पावर है तो आपके पास क्यों नहीं है. तो आप क्या करेंगे? आप मुझे मार के वो पावर लेना चाहेंगे, ठीक है. क्योंकि कोई भी इंसान रुकता नहीं, उनको बस पावर ही चाहिए, पावर ही चाहिए. तो सब तो अगर एक जगह पहुंच जाएंगे, तब तो ऐसे तो दुनिया कभी नहीं चलेगा. इसीलिए थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं? इट्स अ कंडीशन ऑफ वार ऑफ एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन. जैसे उन्होंने ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन किया है, उसी से यही पता चलता है कि ह्यूमंस जो है वो एक दूसरे के ही एनिमीज है, ठीक है, एक दूसरे से ही वो लड़ते हैं, ठीक है. नेक्स्ट कोटेशन क्या है? ह्यूमंस आर ड्रिवन बाय अ परपेचुअल एंड रेस्टलेस डिजायर ऑफ पावर. व्हाट इज परपेचुअल? परपेचुअल मतलब नेवर एंडिंग, ओके. नेवर एंडिंग एंड रेस्टलेस डिजायर ऑफ पावर. जैसे मैंने अभी कहा कि इनका जो पावर के लिए ये जो जैसे पावर सीकिंग होता है, ये नेवर एंडिंग है, ठीक है, ये परपेचुअल है, ये रेस्टलेस है, इनको हमेशा चाहिए पावर, ठीक है. नेक्स्ट, इफ एनी टू मेन डिजायर द सेम थिंग. सपोज कोई एक चीज़ है, सपोज एक डायमंड है, अगर वो दोनों को ही चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, विच नेवरदलेस दे कैन नॉट बोथ एंजॉय. वो दोनों कभी एंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है. अगर हम डायमंड का बात छोड़िए, अगर हम कोई खाने के बारे में भी बोले, ठीक है, एक खाना है तो उसको आप आपस में बांट लीजिए, दोनों मिलकर खाइए. लेकिन नहीं, ह्यूमंस बने ही ऐसे हैं. ह्यूमंस क्या करेंगे? दे बिकम एनिमीज. अगर कोई एक चीज़ है और उसको दोनों चाहते हैं, उस चीज़ को वो बांटेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये इनका नेचर ही नहीं है. किसी एक को ये पूरा चाहिए, दूसरे को भी ये पूरा चाहिए. तब क्या होता है?
ऑटोमेटिकली दे बिकम एनिमीज, क्योंकि उनमें वो नेचर है ही नहीं कि वो बांट के आपस में वो कर ले ताकि कोई झगड़ा ना हो, ताकि कोई केओस ना हो, लेकिन उनमें वो है ही नहीं, उनका नेचर ही वैसा है, वो हमेशा उनको हमेशा फुल पावर चाहिए, ठीक है। इसीलिए थॉमस हॉब्स कहते हैं कि इफ एनी टू मैन डिजायर द सेम थिंग विच नेवरदलेस दे कैन नॉट बोथ एंजॉय, कभी भी दोनों एंजॉय कर ही नहीं सकते, ठीक है, दे बिकम एनिमीज। सो क्या होता है, वो एनिमीज बन जाते हैं एंड क्या हो जाता है, फिर एक वॉर टाइप ऑफ सिचुएशन आ जाते हैं। ओके, ये कहते हैं थॉमस हॉब्स। तो ये जो 3 कोटेशंस ऐसे और भी कई कोटेशंस है, ठीक है, आप ये नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरी नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मगर ये जो कोटेशंस है वहाँ पे एडेड नहीं है, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं एंड ये आप जब नोट्स बनाएंगे ह्यूमन नेचर के बारे में तब आप ये 3 कोट्स या फिर जो भी आपको अच्छा लगे आप वो ऐड कर सकते हैं। थॉमस हॉब्स और क्या बोलते हैं कि इन हॉब्स व्यू man is neither a social animal nor a political animal but only an isolated beast or a purely egoistic creature, ठीक है। थॉमस हॉब्स क्या बोलते हैं कि मैन इज नीदर अ सोशल एनिमल, ना तो वो सोशल एनिमल है, ना तो वो किसी से सोशली वो कर सकते हैं, ना वो पॉलिटिकल एनिमल है, ठीक है, बट ओनली आइसोलेटेड में जो हमेशा अपने आप में रहते हैं, अकेले रहते हैं, किसी के साथ मिलजुल के, सोशली भी वो नहीं मिल सकते, पॉलिटिकली भी वो नहीं मिल सकते। अब क्या है कि वो आइसोलेटेड बीस्ट, मतलब हम जानते हैं कि राक्षस टाइप के जो इंसान होते हैं उनको बीस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बोला गया है कि वो क्या है, आइसोलेटेड बीस्ट है। क्यों? क्योंकि वो तो हमेशा अपने आप के बारे में सोचते हैं, ठीक है, इसीलिए उनको कहा गया है कि आइसोलेटेड बीस्ट और अ प्योरली इगोइस्टिक क्रिएचर, ठीक है। जो ईगोइज्म, आई मीन ईगोइस्टिक क्रिएचर क्यों बोला गया है, क्योंकि थॉमस हॉब्स मतलब ह्यूमन नेचर के बारे में जो थॉमस हॉब्स कहते हैं कि वो हमेशा अपने आप के बारे में सोचते हैं, दूसरों का भलाई नहीं चाहते हैं, ठीक है, हमेशा खुद के भलाई का जो सोचते हैं उनको वो क्या कहते हैं कि ईगोइस्टिक क्रिएचर कहते हैं, ठीक है। तो ये है और एक कोटेशन अबाउट थॉमस हॉब्स ह्यूमन नेचर के बारे में, ठीक है, जो आप अपने नोट्स में यूज़ कर सकते हैं। सो पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे हॉब्स ऑन स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टेट ऑफ नेचर जो है कि हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, टू शो हाउ आवर लाइफ विल बी इन द एब्सेंस ऑफ स्टेट। अगर स्टेट नहीं रहेगा तो इंसान का लाइफ कैसा होगा, ये आज हम देखेंगे। और व्हेन वी लिव अकॉर्डिंग टू नेचर के अकॉर्डिंग हम रहे, ठीक है, मतलब हमें जो मर्जी हम कर सकते हैं, कोई हमें रूल करने के लिए है ही नहीं। अगर ऐसे एक स्टेट में हम जिएंगे तो हमारा लाइफ कैसा होगा, ये बताते हैं थॉमस हॉब्स। देखते हैं क्या होता है। इन दिस स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है, देयर इज नो रूलर, कोई रूलर नहीं है। जैसे हमने अभी कहा कि अकॉर्डिंग टू नेचर हम रहेंगे, तो नेचर का तो कोई रूलर होता नहीं है। तो देयर इज नो रूलर, नो किंग, नो लॉज, नो मोरालिटी, कुछ भी नहीं है, आपको जो मर्जी आप कीजिए, ये होता है स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है। नो वन टू एक्सरसाइज ऑथोरिटी ओवर मैन, आपको कोई दबाने वाला नहीं है, आपसे कोई सुपीरियर नहीं है, आपसे कोई इन्फीरियर नहीं है, सब इक्वल है, सब सेम है, आपको जो मर्जी आप कीजिए, ऐसा होता है स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है। इट इज़ अ प्री पॉलिटिकल एंड प्री मोरल स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर में क्या होता है कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ ह्यूमन नेचुरल राइट, सॉरी क्या होता है नेचुरल राइट, ये कौन यूज़ करते हैं ये वाला वर्ड, ये यूज़ करते हैं हॉब्स। ये क्या कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में हर एक इंडिविजुअल के पास क्या है, नेचुरल राइट है। नेचुरल राइट मतलब जो मर्जी करो, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है स्टेट ऑफ नेचर में। राइट टू डू वॉट एवर वी थिंक, जो सोचे हम, जो सोचेंगे हम वही करेंगे, ठीक है। राइट टू जज, किसी को भी हमें जज करना है हम कर देंगे बिना सोचे कि आपस मतलब सामने वाले पर्सन को कैसा लग सकता है, ठीक है, कुछ भी। राइट टू डू एनीथिंग इन द नेम ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, खुद को बचाने के लिए कुछ भी करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसको मार के मेरा भलाई होगा तो मार दो उसे, ये होता है स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वो जो लड़का है वो मेरे से ज़्यादा पावर है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, उसको मार दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप बन जाएंगे सुपीरियर। तो ऐसा होता है स्टेट ऑफ नेचर, कुछ भी करो। सो प्रिजर्वेशन ऑफ वन सेल्फ फ्रॉम डिस्ट्रक्शन और हार्म, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले इंसान से आपको हार्म पहुंच सकता है तो उसको आप मार ही दो, ये होता है स्टेट ऑफ नेचर। मतलब आप कुछ भी करो, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। ऐसा अगर होगा तो इसका अंजाम कैसा होगा, ये कहते हैं स्टेट ऑफ, ये कहते हैं थॉमस हॉब्स कि इसका अंजाम कैसा होगा। थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं कि द स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट ऑफ वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। ऐसा ही होगा ना, अगर हम एक दूसरे को मारते रहेंगे खुद को बचाने के लिए तो क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ वार बन जाएगा। ऑल अगेंस्ट ऑल, कोई भी किसी का सगा नहीं होगा, सब
एक दूसरे का दुश्मन ही होगा। इन अ स्टेट ऑफ नेचर द लाइफ ऑफ अ मैन इज नेस्टी, पुअर, ब्रुटिश एंड शॉर्ट, क्योंकि कोई सिक्योरिटी ही नहीं है लाइफ का, ठीक है। आपको हमेशा डर रहेगा कि कोई आके हमें मार ना दे, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई आपको बचाने के लिए नहीं है, कोई आपका दोस्त नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपका लाइफ कैसा बन जाएगा? नेस्टी, पुअर, ब्रुटिश, शॉर्ट। ये जो कोटेशंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने नोट्स में ज़रूर इंक्लूड कीजिए, ठीक है। सो इन अ स्टेट ऑफ नेचर, और SON मत लिखिए, इसको स्टेट ऑफ नेचर लिखिए पूरा। देयर इज नो स्कोप फॉर आर्ट, लिटरेचर, लेटर, नेविगेशन, इंडस्ट्री, कुछ भी आप करें कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि क्या पता कि आज आप बहुत अच्छा आर्ट कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं, क्या पता कि कल को ये ना रहे, कोई आके आपको मार दे, तो क्या होगा? तो ये सब करके ही क्या फ़ायदा, ठीक है ना। एवरीवन लिव्स इन कंटिन्यूअल फियर एंड डेंजर ऑफ वायलेंट डेथ। सब डरे हुए रहते कि कोई हमें आके मार ना दे, सब करके क्या ही फ़ायदा होगा? आज हम करेंगे बहुत मेहनत से, कल आके कोई हमें मार देगा, कल कोई आके हमसे छीन लेगा, तो ये सब करके क्या होगा? ये कौन बताता है? थॉमस हॉब्स बताते हैं कि अगर स्टेट ऑफ नेचर में इंसान रहे, जहाँ पे कोई स्टेट नहीं होता है, जहाँ पे स्टेट है ही नहीं, तो क्या होगा? लोगों का हालत ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? नेस्टी हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, ब्रिटिश हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो हमेशा एक डर में रहेंगे कि कब हम मर जाए, कब हमारा कुछ हो जाए, हमेशा ऐसा एक डर रह जाएगा, ठीक है। सो क्या है? इट्स ऑफुल, ऑफकोर्स इट्स वेरी ऑफुल, इजंट इट? ऐसा लाइक प्लेस में कोई भी इंसान ठीक से नहीं रह पाएगा, सो इट्स एब्सोल्युटली ऑफुल, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन नेचर इज मैन इज यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन मतलब पावर सीकिंग, ठीक है। वो क्या होता है? पावर सीकिंग, मैंने बहुत बार बताया आपको, ठीक है। बिकॉज क्यों पावर सीकिंग होता है? क्योंकि हमने जब जैसे RCM का वो पढ़ा था, तब हमने क्या पढ़ा था कि हमारे ह्यूमन ब्रेन में क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और वो हमेशा एक मोशन में होते हैं, मूव करते रहते हैं, और वो जब तक मूव करते रहेंगे तब तक हम पावर को चाहते ही रहेंगे, ठीक है, जब तक हम अलाइव हैं, ओके। सो हेंस देर इज़ अ कंटिन्यू सर्च फॉर प्लेजर। तो प्लेजर के लिए एक कंटिन्यू सर्च है, कभी भी वो खत्म ही नहीं होगा। तो हम पावर के पीछे भागेंगे, सिर्फ हम मतलब सब पावर के पीछे भागेंगे, और तब जब पावर इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा तब क्या होगा? एक कंपटीशन हो जाएगा लोगों के बीच में, ठीक है, कंपटीशन हो जाएगा। जितना पावर उतना प्लेजर, प्लेजर कहाँ से मिलेगा? पावर से मिलेगा। तो जितना पावर उतना प्लेजर, तो क्या हो जाएगा? कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है। तब क्या हो जाएगा कि पावर इज अ जीरो सम गेम, ये एक जीरो सम गेम बन जाएगा। कैसे? अगर मेरा पावर इतना है तो एट द सेम टाइम आपका पावर उतना ही नीचे गिरेगा। अगर मेरा पावर फॉर एग्जाम्पल 50% से बढ़ता है, आपका पावर 50% से कम जाएगा, ठीक है, बिकॉज इट्स अ कंपटीशन। पावर तो एक ही है ना, पावर तो एक ही है, पावर तो 3-4 नहीं है, एक ही है। अगर मेरा 50% बढ़ेगा, आपका उसी टाइम 50% कमेगा एट द सेम टाइम। इसीलिए ये क्या हो जाता है? एक जीरो सम गेम हो जाता है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ नेचर इज अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, जैसा मैंने आपको कोटेशन में बताया, ठीक है। तो स्टेट ऑफ नेचर ऑफ हॉब्स केम फ्रॉम द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन ब्रिटेन। क्यों आया उसके दिमाग में ऐसा? क्योंकि तब ब्रिटेन में क्या चल रहा था? सिविल वॉर चल रहा था, और मैंने शुरुआत में बताया था कि तब सिचुएशन कैसा था? बहुत केओटिक था, ठीक है। इसीलिए उसके दिमाग में ये सब सिचुएशन जो है आया, ठीक है। नाउ स्टेट ऑफ नेचर, हॉब्स क्या कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर जो है सबसे वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन है जिसमें मैन कभी भी अगर रहे, तो स्टेट ऑफ नेचर इज द वर्स्ट प्लेस टू लिव अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स। वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर इज नॉट एट ऑल फिट टू बी फिट नहीं है, बिल्कुल भी फिट नहीं है कि हम वहाँ पे अच्छे से रह सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन वर मैन कैन फाइंड देमसेल्व्स, क्योंकि इट्स अनअवॉइडेबल वॉर। जो वॉर है दैट इज अनअवॉइडेबल, वी कैन नॉट अवॉइड इट, इट अनअवॉइडेबल वॉर तो होगा ही, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में जैसे थॉमस हॉब्स ने ह्यूमन नेचर के बारे में कहा है, तो वॉर तो होना ही है अगर वैसे इंसान स्टेट ऑफ नेचर में रहेंगे, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? अनअवॉइडेबल वॉर, ठीक है। ये कौन कहता है? थॉमस हॉब्स। तो ये है थॉमस हॉब्स के बारे में, स्टेट ऑफ नेचर के बारे में है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थॉमस हॉब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है। तो अभी इधर क्या लिखा है कि द सिचुएशन इज नॉट हाउएवर होपलेस, ठीक है, बिकॉज मेन आर रीजनेबल। जो स्टेट ऑफ नेचर में जो लोगों की हालत था, ठीक है, वो इतना भी होपलेस नहीं है। क्यों? बिकॉज मेन आर रीजनेबल, उनमें रीज़न है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम स्टेट ऑफ नेचर में ऐसे कंटिन्यू हम रहे
तो हमारा जीना ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए दे आर रीजनेबल, सो दे कैन सी देयर वे आउट ऑफ सच अ स्टेट बाय रिकॉग्नाइजिंग द लॉज ऑफ नेचर। वो देख सकते हैं कि हमें यहाँ से निकलना है, ठीक है, बिकॉज उनमें रीजन है, ठीक है। वो यहाँ से निकलना चाहते हैं, कहाँ पे जाना चाहते हैं, लॉज ऑफ नेचर। लॉज ऑफ नेचर मतलब जहाँ पे लॉज होगा, ठीक है। हॉब्स अब ये जो है कि स्टेट ऑफ नेचर जो है, जब ये लॉज ऑफ नेचर में जाते हैं तो क्या होता है, वो वहाँ से निकल के कहीं और जाते हैं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो यही हमारा हॉब्स ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या है कि जब हमने देखा था कि जो RCM का जो वो मेथड था, ठीक है, रिजोल्यूटिव कॉम्पोजिटिव मेथड जो था, वो क्या प्रूफ करता है कि इंसान जो है वो क्या है, यूटिलिटेरियन है, ठीक है, पावर सीकिंग है, ठीक है, प्लेजर को हमेशा वो चाहते हैं, ठीक है। और वो क्या है, ह्यूमन्स ऑलवेज आर फेयरफुल ऑफ लूजिंग लाइफ, ठीक है, दे आर ऑलवेज आर फेयरफुल ऑफ लूजिंग लाइफ बिकॉज नोबडी वांट्स टू डाई, ठीक है। कोई भी मरना नहीं चाहता, सब डेथ को देख के किंतु डरता है, ठीक है। ये नॉर्मल पीपल का एक नेचर है कि कोई मरना नहीं चाहता है, ठीक है। सो अगर डेथ हो जाएगा, कोई मर जाएगा, तो क्या होगा, प्लेजर भी खत्म हो जाएगा हमारे साथ साथ, ठीक है ना। इसीलिए मैन क्या है, फेयरफुल ऑफ लूजिंग लाइफ। और अगर वो स्टेट ऑफ नेचर में रहे तो क्या होगा, उनके लाइफ का तो कोई गारंटी है नहीं, इसीलिए वो क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और वो लॉज ऑफ नेचर में चले आते हैं एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो क्या करते हैं कि फॉर द सेक ऑफ लाइफ, मतलब जीने के लिए, मैन एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर करते हैं एंड क्रिएट्स अ सिविल सोसाइटी, ठीक है, एक सोसाइटी क्रिएट करते हैं, एक स्टेट क्रिएट करते हैं, ठीक है। बीइंग रीजनेबल, क्यों करते हैं, क्योंकि वो रीजनेबल है, ठीक है, उनमें रीजन है, ठीक है। वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं दैट विल अफोर्ड देम अ लाइफ, जो कि स्टेट ऑफ नेचर में था नहीं। अगर वो एक सिविल सोसाइटी में नहीं आएंगे जहाँ पे नॉर्मल रूल्स रेगुलेशन है, जहाँ पे कोई हमें मतलब रेस्ट्रिक्शन करे, जहाँ पे कोई हमें दूसरों से बचाए, जहाँ पे सिक्योरिटी हो, अगर वो ऐसे सोसाइटी में एंटर नहीं करेंगे तो वो तो मर जाएंगे, और लोग तो मरने से डरते हैं। तो वो क्या किए, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाए और वो आ गए एक सिविल सोसाइटी में, वो एक सिविल सोसाइटी क्रिएट कर लिए, ठीक है, जो उनको क्या देगा, लाइफ देगा। लाइफ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, जीना, हमेशा हर एक आदमी जीना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता। तो जीने के लिए वो आते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि स्टेट ऑफ नेचर में था ही नहीं, ठीक है। ये हमारा जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स में। जब लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने सारे राइट्स को किसी एक को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। वो कौन होता है, वो स्टेट होता है, ओके, और कोई एक इंसान होता है या फिर कोई सुप्रीम अथॉरिटी होता है, ग्रुप ऑफ मैन होता है, ठीक है, जिन पे वो अपना सारा राइट्स जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, एक्सेप्ट राइट टू लाइफ। और ये राइट टू लाइफ को बचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, स्टेट का है, ठीक है। स्टेट हैज़ टू प्रोटेक्ट द लाइफ, ओके, एंड राइट टू लाइफ इज सुप्रीम, एंड इसीलिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं, isn't it, to save their lives. Now state should preserve it, and even state cannot take a man's life in an arbitrary manner. Arbitrary manner मतलब कोई भी गलत तरीके से, which is against the law, ठीक है। कोई भी arbitrary, कोई exploit करके state कभी भी किसी इंसान के लाइफ को नहीं ले सकते, ठीक है। That right the state does not have. अब स्टेट ऑफ नेचर में राइट्स जो एंजॉय करते थे वो क्या कर दिए, वो ट्रांसफ़र कर दिए किसको, थर्ड पार्टी को, जो स्टेट है, या फिर कोई मैन भी हो सकता है, कोई सुप्रीम अथॉरिटी भी हो सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट राइट टू लाइफ। यही चीज़ इधर पे बताई गई है। नाउ एक कॉन्ट्रैक्ट में वो आते हैं। सो द व्हाट इज दिस कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज दिस कॉन्ट्रैक्ट, आई ऑथराइज एंड गिव अप माई राइट्स टू गवर्निंग माई सेल्फ टू दिस मैन। मैं अपना राइट, ठीक है, मैं अपना राइट्स जो है और मुझे गवर्न करने का जो राइट है वो किसको दे रहा हूँ, एक मैन को दे रहा हूँ, और दिस असेंबली ऑफ मैन, या एक असेंबली ऑफ मैन को हम दे रहे हैं, ठीक है, ऑन दिस कंडीशन। पर एक कंडीशन है दैट दो गिव अप दाई राइट टू हिम एंड ऑथराइज ऑल हिज एक्शंस इन दिस मैनर। एक कंडीशन में हम दे रहे हैं, और ये जो हम राइट्स जो हम दे रहे हैं जिसको, और उसी के उसका जो वो होगा, चलाने का तरीका होगा, उसका जो बातें होंगे, उसके जो लॉज होंगे, वो हम क्या करेंगे, उसको हम मानेंगे, उसके जो एक्शंस होंगे उनको हम मानेंगे, उसी पे हम चलेंगे, ठीक है। कोई एक होगा जो हमें रूल करेगा, ठीक है, बट नॉट इन एन आर्बिट्ररी मैनर, ठीक है। कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, उसका एक जिम्मेदारी होगा कि हमारे राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। इसीलिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो ये कोटेशन में है
अगर आप अपने नोट्स में कोटेशन दे रहे हैं तो एग्जैक्टली यही लिखिए लर्न करके, और अगर आपसे लर्न नहीं हो रहा है देन डू नॉट यूज़ दिस कोटेशंस, ठीक है। जस्ट इसको बोल्ड में लिख दीजिए, कोटेशंस यूज़ मत कीजिए अगर आप एग्जैक्ट नहीं लिख रहे हैं तो। नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट द माइटीएस्ट ऑथोरिटीज टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व देयर लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, जैसे मैंने कहा जो सुप्रीम होगा वो इंसानों का लाइफ एंड प्रॉपर्टी को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, प्रिजर्व करेगा। तो इससे क्या होता है, इसी से होता है इमर्जेंस ऑफ रूलर और अ मोनार्क, ठीक है। अब कोई एक के हाथ में पावर होगा, कोई एक रूल करेगा तो क्या होगा, मोनार्क हो जाएगा ना वो, ठीक है। इसी से क्या होता है, मोनार्क का इमर्जेंस होता है। अभी हॉब्स कहते हैं कि जो सोवरेन है वो तो रूल करेगा, ठीक है, सब कुछ है, मगर उसके भी कुछ ऑब्लिगेशंस है, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी करे, ठीक है। हाँ ये है कि वो हमें जो भी बोलेगा, वो जो भी हमें करने को कहेगा, जो भी उसका एक्शन होगा, चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो, हमें मानना ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें एक्सप्लॉयट करेगा, सुप्रीम है इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें एक्सप्लॉयट करेगा, उसके भी कुछ मोरल ऑब्लिगेशंस रहेंगे, ठीक है। एंड हॉब्स कहते हैं दैट ही विल बी बाउंडेड बाई नेचुरल लॉ, उसके भी कुछ मोरल ऑब्लिगेशंस होंगे, ठीक है। अभी हम इधर देखते हैं कि हॉब्स वाज अ सपोर्टर ऑफ एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है। एब्सोल्यूटिज्म भी है, इंडिविजुअलिज्म भी है, मेटेरियलिज्म भी है, यूटिलिटरिज्म भी है, ठीक है। ये सब के वो क्या थे, सपोर्टर थे। हम उनके थिंकिंग में ये सारे चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। कैसे, वो कहते हैं कि जो सिविल लॉ है वही रियल लॉ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कमांडेड एंड एनफोर्स बाय द सोवरेन, क्योंकि ये सोवरेन ने, एक सोवरेन जो होता है वही कमांड करता है, वही एनफोर्स करता है, ठीक है। तो सिविल लॉ इज द रियल लॉ, ठीक है। इसीलिए वो कौन से प्रिंसिपल पे वो करते हैं, वो कहते हैं कि माइट इज ऑलवेज राइट, माइट मतलब जो सुप्रीम होता है इज ऑलवेज राइट, ठीक है। तो वो सुप्रीम को बहुत ज़्यादा इधर पे पावर दे देते हैं, ठीक है। स्टेट को सबको सबसे ज़्यादा पावर देते हैं, जो सुप्रीम बॉडी होता है, जो मोनार्क होता है, जो रूलर होता है, उसको सबसे ज़्यादा पावर देता है, बट विथ मोरल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म में हमने उनके जो देखे, इतने सारे आप वीडियो जब देखेंगे आपको पता चलेगा कि इंडिविजुअलिज्म भी आप देख सकते हैं कि लोग जो है स्टेट के कंट्रोल से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, वो सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं, इसीलिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। मटेरियल में हम देखना चाहते हैं कि व्हाट यू थिंक, मतलब जो सोचे आप वो करेंगे। एंड हॉब्स क्या है कि वो मटेरियल थिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो कहते हैं कि मटेरियल थिंग्स आर रियल थिंग्स, ठीक है। यूटिलिटेरिज्म में हम देखते हैं कि पावर सीकिंग जो होता है, इंसान को हमेशा पावर के पीछे वो भागते रहते हैं, ये भी हम देखते हैं। एंड एब्सोल्यूटिज्म हमने इधर ही देख लिया। तो ये चारों चीज़ें अगर आप चाहें इनको आप डिस्क्राइब करके भी दे सकते हैं आपके नोट्स में, और अगर नहीं करेंगे तो सिर्फ आप ये मेंशन कर दे सकते हैं अपने नोट्स में, दैट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द नोट्स यू वांट टू क्रिएट, ठीक है। सो ये हो गया पूरा हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।